मिडिल ईस्ट क्राइसिस अभी थमी भी नहीं थी कि इस बीच एक और खबर सुर्खियों में है। ईरान के बाद अब अमेरिका की नज़र एक और देश पर पड़ गई है। युद्ध के लिए अब एक और मोर्चा खुलने जा रहा है क्योंकि सीनेट ने भी अब मंजूरी दे दी है। ईरान के बाद अब अमेरिका किस देश पर हमला करने की तैयारी कर रहा है जो सीधे सैन्य टकराव की ओर इशारा कर रहा है, इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। और इधर 142 सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में मतदान हुए। हाई प्रोफाइल सीटों पर आज दो बड़े प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रही। ईवीएम पर टेप कांड, छेड़छाड़ के आरोप और चुनाव आयोग का सख्त एक्शन, सब कुछ देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कई विवाद सामने आए। चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स एक साथ इसी शो में बताएंगे। और एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने दिल्ली से लेकर सीमा पार तक हड़कंप मचा दिया। हथियारों का एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो ड्रोन और बॉर्डर रूट के जरिए भारत में मौत का सामान पहुंचा रहा था और जिसके तार सीधे आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। और आगे हम इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई के साथ बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का संघर्ष को लेकर हर रोज धमकियां, हर रोज बयानबाजी सामने आती है। युद्ध को लेकर कहीं कोई स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती। मिडिल ईस्ट क्राइसिस अभी थमी भी नहीं कि इस बीच एक और खबर है। ईरान के बाद अब अमेरिका की नज़र जिस देश पर है उस देश का नाम है क्यूबा। सीनेट के फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए खुली छूट मिल चुकी है। ताज़ा अपडेट है, अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप को क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई के लिए मंजूरी दे दी है। इस फैसले के विरोध में भी वोट डाले गए, लेकिन यह फैसला बहुमत से लिया गया, जहां 51-47 वोटों से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया जिसमें हमले को रोकने की मांग की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकतर रिपब्लिकन सीनेटर्स ने इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए ट्रंप का समर्थन किया। वहीं डेमोक्रेट्स ने इसे संविधान के खिलाफ बताया, लेकिन दो डेमोक्रेट्स सीनेटर्स की गैर मौजूदगी में ट्रंप के पक्ष में माहौल बन गया। अब आपको बताते हैं क्यूबा के लिए ये फैसला आखिर क्यों लिया गया। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि क्यूबा की सरकार रूस और चीन के साथ मिलकर आपसी सैन्य सहयोग बढ़ा रही है, जिसे अमेरिका अपने लिए खतरा मान रहा है। इसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को अमेरिका के लिए क्षेत्रीय खतरा घोषित किया। आपको बता दें, अमेरिका और क्यूबा का ये विवाद आज का नहीं है बल्कि 67 साल पुराना है। इसकी शुरुआत 1959 की क्रांति में हुई, जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका समर्थित सरकार को हटाकर कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया था। इसके बाद 1960 में अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। शीत युद्ध के दौरान क्यूबा सोवियत संघ के करीब चला गया और 1962 के मिसाइल संकट के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए। 1982 में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक देश तक घोषित कर दिया। हाल के वर्षों में तनाव फिर बढ़ा और जनवरी 2026 से क्यूबा को तेल की सप्लाई लगभग बंद कर दी गई। क्यूबा के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। लाइफलाइन पूरी तरह से ठप पड़ी है। ट्रंप ने 29 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसके तहत जो देश क्यूबा को तेल देगा उस पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्यूबा की सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई। मैक्सिको भी अमेरिका के दबाव में पीछे हटता नजर आया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव है या वाकई सैन्य टकराव की तरफ दुनिया बढ़ रही है। सीनेट के इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए तरह का तनाव पैदा कर दिया है। आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस और क्यूबा पर टिकी रहेंगी, क्योंकि एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को बड़े संकट में डाल सकता है। और इधर पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। पोलिंग बूथ पर लोग जुटने लगे और धीरे धीरे कतारें लंबी होने लगी। पश्चिम बंगाल में एक ऐसी जंग जहां हर वोट सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की दिशा तय कर रहा था। माहौल में तनाव साफ देखा जा रहा था। 142 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें करीब 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने 1448 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग कराई गई। सुबह से ही गांव में जबरदस्त उत्साह था। वहीं शहरी इलाकों की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे।
दोपहर तक मतदान तेजी से बढ़ा। दोपहर 1 बजे तक 61% तक वोटिंग दर्ज की गई, जबकि 3 बजे 78% तक वोटिंग पहुंच गई। लेकिन चुनावी माहौल में कहीं ईवीएम विवाद देखने को मिला, कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं विरोध की घटनाएं भी सामने आई। सीएम ममता बनर्जी ने सीधा चुनाव आयोग को और बीजेपी पर आरोप लगाए। ये उन्होंने कहा कि टीएमसी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मतलब काफ़ी गुस्से में नजर आई दीदी। वहीं शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी हताश हो चुकी हैं। आज चुनाव में आरोपों के बीच रफाल तक की एंट्री हो गई। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में आरोप लगे कि ईवीएम मशीनों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह के पास सफेद टेप लगाया गया है, जिससे उम्मीदवार का नाम छिपाने की कोशिश की गई। इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर उठाया और बूथ नंबर 144 और 189 पर पुनर्मतदान की मांग कर दी है। मामला बढ़ने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि जहां भी ईवीएम पर काली या सफेद टेप लगाई जाएगी, वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी क्षेत्र में ऐसी शिकायतें बड़े पैमाने पर मिलती हैं तो पूरे इलाके में पुनर्मतदान कराया जाएगा। सभी मामलों की जांच, वेरिफिकेशन के आदेश भी दिए गए। अब बात करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। भवानीपुर सीट पर पूरे दिन हाई टेंशन का माहौल रहा। ये सीट चुनाव की सबसे प्रेस्टीज बैटल मानी जा रही है। यहाँ बड़े नेताओं के बीच मुकाबले के चलते सुरक्षा भी बेहद कड़ी रही। कुछ जगहों पर हल्की नोकझोंक हुई, आरोप प्रत्यारोप की खबरें भी सामने आई। कोलकाता की 11 सीट पर शहरी वोटिंग ने तस्वीर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। बाहर से माहौल शांत दिखा, लेकिन अंदर खाने में राजनीतिक टकराव जारी रहा। कई प्रमुख नेताओं ने मतदान किया। उत्तर 24 परगना इस चुनाव का सबसे संवेदनशील इलाका रहा, जहां झड़प, हमले के आरोप सामने आए। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। हावड़ा और हुगली की बात करें तो कुछ जगह ईवीएम में की गड़बड़ी की शिकायतें आई। थोड़ी देर वोटिंग भी रुकी रही, जबकि नदिया, भांगड़ और शांतिपुर में छुटपुट हिंसा की घटनाएं और बहस भी दर्ज की गई। इन सब के बीच सबसे अहम बात रही वोटिंग प्रतिशत, जो इस बात का संकेत है कि मुकाबला बेहद नजदीक का रहा। पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के कारण सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई। कहीं छुटपुट घटनाएं जरूर आई। भवानीपुर सीट प्रतिष्ठा की सीट है, जहां दो बड़े दलों के दो बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। तो कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई, तो कहीं राजनीतिक टकराव और कहीं जनता का गुस्सा साफ नजर आया। अब सभी की नज़र 4 मई पर टिकी हुई है, जब ईवीएम खुलेगी और तय होगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी। और बात करते हैं अब देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली की सरजमी पर एक ऐसा खतरनाक खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर ला दिया। पर्दे के पीछे से चल रहा था हथियारों का खेल, वो गुप्त नेटवर्क जिसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से बताया जा रहा है। और खेल इतना बड़ा कि देश के अलग अलग राज्यों तक मौत का सामान पहुंचाने की पूरी तैयारी की गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआई समर्थित अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ड्रोन और बॉर्डर रूट से लाए गए अत्याधुनिक हथियार जब्त किए गए। इस नेटवर्क का मुख्य सरगना शाहबाज अंसारी है, जिसका नाम मूसेवाला हत्याकांड में भी आया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ड्रोन और बॉर्डर रूट के जरिए भारत लाई गई अत्याधुनिक हथियारों की एक पूरी खेप बरामद की है, जिन्हें अलग अलग राज्यों में बेचा जाना था। इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बरामद हथियारों में जिगाना और ग्लॉक जैसी विदेशी पिस्टल भी शामिल है। कुल 23 अत्याधुनिक हथियार हैं। 92 कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बिहार के मुंगेर में बने देशी हथियार भी बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि ये हथियार दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और दूसरे राज्यों के गैंगस्टर्स और असामाजिक तत्वों तक पहुंचाए जाने थे। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान के हथियार सप्लायरों से जुड़े हैं, आईएसआई से जुड़े हैं। नेटवर्क का सरगना शाहबाज अंसारी बताया जा रहा है कि इस पूरे मॉड्यूल को खुर्जा निवासी शाहबाज अंसारी ही संभालता था। अंसारी फिलहाल बांग्लादेश में है और वहीं से इसे ऑपरेट कर रहा था। पुलिस के मुताबिक उसका चाचा रेहान अंसारी भी इस काम में उसके साथ शामिल है और दुबई में बैठकर नेटवर्क को सपोर्ट करता है। साथ ही मूसेवाला हत्याकांड में भी शाहबाज अंसारी का नाम पहले सामने आ चुका है। उस मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूटने के बाद वो बांग्लादेश फरार हो गया था।
पुलिस के अनुसार ये गैंग नेपाल और पंजाब बॉर्डर के रास्ते हथियारों की सप्लाई करता था। जांच में ये भी सामने आया कि राहिल अंसारी, जो शाहबाज का कजिन है, भारत में हथियारों की खेप रिसीव करता था। वहीं मौजपुर निवासी फरदीन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। विशाल सिंघानिया और जौनपुर का अहमद इन हथियारों को आगे सप्लाई और बेचने का काम करते थे। स्पेशल सेल अब पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भी तलाश कर रही है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।